हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। ये हमारा पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स और ऐड ऑन करने वाला था, लेकिन लेंथ होने की वजह से मैं वहाँ पर टॉपिक ऐड ऑन नहीं कर पाया। इस वीडियो में देख लेंगे हम बचे हुए टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है, पहले समझते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड पॉलिसीज। क्योंकि हम बात कर रहे थे अलग अलग टाइम पीरियड की, यानी कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हम लोगों ने जो है अपनी इकोनॉमिक में किस किस मतलब खासकर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में किस किस प्रकार का चेंज किया है। तो अपने कुछ एस्पेक्ट तो देख लिए थे, जैसे कि 1991 की पॉलिसी है ना, एलपीजी पॉलिसी। इसके अलावा हमने फर्स्ट पॉइंट ये देखा था कि जब हम 1947 से यानी कि आज़ादी के बाद से 1991 तक क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करी, वो सब हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और इंट्रोडक्शन भी हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर ही, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वाले पॉइंट्स। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, रीसेंट डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज, यानी कि हाल ही में कौन कौन सी डेवलपमेंट और कौन कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, यानी कि 2000 से लेकर प्रेजेंट तक। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि अब कहीं ना कहीं हमने एग्रीकल्चर पे ग्रोथ कर लिया था, सर्विस सेक्टर ग्रो होनी शुरू हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज भी ग्रो होने शुरू हो चुके थे। हम कहीं ना कहीं सिस्टम में लैग कर रहे थे, उन सबको सुधारना था। लेकिन अब हमारा जो मेन फोकस था वो क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब मैं आपको लेसन नंबर 6 में बताया ही था मैंने। इंक्लूसिव ग्रोथ का सीधा सा मतलब ये क्या होता है कि ऑल ओवर ग्रोथ करें हम हर एक फील्ड के अंदर, यानी कि अगर ग्रोथ हो तो बैलेंस ग्रोथ हो, यानी कि तीनों सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर भी यानी कि एग्रीकल्चर भी, सेकेंडरी सेक्टर भी और टर्शियरी सेक्टर भी। तो तीनों सेक्टर ग्रो होने चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि सोशल डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है कि हम जो है वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, इक्वल जो है हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इनइक्वालिटी ना के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनइक्वालिटी आज भी बहुत बड़ी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। हाँ, लेकिन सोशल जो है वो लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि जैसे हम करते हैं ना, भेदभाव करते हैं लोगों के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, ठीक है, या फिर जेंडर के हिसाब से, वो सब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो वैसे तो मैं काफी डीप में बात कर भी चुका हूँ, प्री चैप्टर जो था वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ही था। तो अब कौन कौन से प्रोग्राम्स थे इसके लिए, एक प्रोग्राम क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम क्या बोलते थे, मनरेगा। अब इस एक्ट के अंदर हमने बात करी थी कि भाई जो ये एक्ट था मनरेगा, इसमें ये था कि गवर्नमेंट जो है या तो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगी, यानी काम प्रोवाइड करेगी, इंप्लॉयमेंट देगी, और अगर इंप्लॉयमेंट नहीं दे रही पर हाँ इंप्लॉयमेंट 100 दिनों के लिए, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट 100 दिनों का इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही उन लोगों को जो लोग काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को जो है उन लोगों को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे 100 दिनों के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, यानी कि हम जो है वो हेल्थ को काफी इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हेल्थ जो है जब तक देखो हम क्या बोलते हैं कि हमें जो है अपने लोगों को एसेट्स बनाना है। एसेट कब बनेंगे, वो जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन होगी, प्रॉपर स्किल होगी, तब जाके क्या बनेंगे, ठीक है, वो अच्छे इंसान बन सकते हैं या फिर कंट्री के लिए एसेट की तरह काम कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम चलाई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके बाद जो अगला पॉइंट आया वो क्या आया, जो एम क्या था इसका, टू रिड्यूस पॉवर्टी, की गरीबी जो है वो क्या हो, कम से कम हो, पॉवर्टी एंड इंप्रूव हेल्थ केयर। और जो हेल्थ केयर है वो क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, और यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देनी है रूरल एरियाज में, क्योंकि सबको बताया कि भाई रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एरियाज में ना तो सर्विस सेक्टर डेवलप होती, ना इंडस्ट्रीज होती। ठीक है, वहां पे सिर्फ होता है तो एग्रीकल्चर का सोर्स होता है, या फिर लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। आज भी अगर आप देखो तो रूरल एरियाज में ना इंडस्ट्रीज बहुत कम लगाई जाती है या फिर होती ही नहीं है। जनरल इंडस्ट्रीज कहाँ पे होता है, अर्बन एरियाज में। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि अर्बन एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज को पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए वो गवर्नमेंट इजीली अवेलेबल करवाती है, लेकिन वही फैसिलिटीज जो है वो रूरल एरियाज में नहीं होती, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है या फिर सर्विस सेक्टर जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होता। और यही एक प्रॉब्लम है जहाँ जिसकी वजह से लोग जो है वो रूरल एरियाज छोड़ के शिफ्ट होते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, यानी कि माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, ताकि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज जॉब वगैरह क्या हो इजीली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा था ये वाला पॉइंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट,
ठीक है। तो ये हमारा वही चल रहा है कि हम अलग एक्सपर्ट को देख रहे थे। अब ये तो था फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, अभी आ गया मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एडजस्ट कर रहे थे। तो सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझते पहले होता क्या है। इकोनॉमी में दो तरह की सिचुएशंस होते हैं जनरली, एक तो इक्विलिब्रियम की, दूसरा डिसइक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम होने का मतलब पता है क्या, इकोनॉमी के अंदर कि जितनी डिमांड हो रही है ना इकोनॉमी में, उतनी ही क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो इसको बोलते हैं अच्छी कंडीशन, क्योंकि जितना लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में उतनी सप्लाई हो रही है, तो मार्केट में ना तो इन्फ्लेशन होगा ना डिफ्लेशन होगा। लेकिन होता है क्या जनरली कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम देखने को मिलता ही नहीं है। क्या देखने को मिलता है, या तो देखने को मिलता है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम का पहला केस, या फिर दूसरा केस डिमांड इज लेस देन सप्लाई। और दोनों ही कंडीशन जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। और इसी के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करती है मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। जैसे कि सपोज करो अगर डिमांड जो है वो सप्लाई से बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई उस अकॉर्डिंग इकोनॉमी में हो नहीं रही है। अब इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों, क्योंकि अब जो है वो सेलर है उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि भाई इतने सारे लोग डिमांड करने वाले हैं, तो जो बेटर प्राइस देगा हम उसको गुड्स और सर्विस सेल करेंगे। तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन राइज करता है। अब ऐसे केस में जो गवर्नमेंट है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। क्योंकि एक ही तरीका है डिमांड को कम करने का, यहाँ पे डिमांड को कंट्रोल करने का, वो क्या है कि मार्केट से पैसा बाहर निकाल दो। अब मार्केट से पैसा निकालने के कुछ तरीके होते हैं। अब मार्केट से गवर्नमेंट पैसा कैसे निकालेगी, वो जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। और जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी तो होगा क्या, लोन लेना लोगों को मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो लोन लेना मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम होगा तो डिमांड जो अपना भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब एक तरीका और होता है, क्या कई बार गवर्नमेंट है ना अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है कि आप एक काम करो, अपना पैसा हमें दे दो, हम आपको बॉन्ड देते हैं। सपोज करो 10% बॉन्ड, 12% बॉन्ड का, इसका मतलब ये है कि 10% ब्याज पे पैसा ले लिया गवर्नमेंट ने, 12% ब्याज पे पैसा ले लिया, एनुअली बोल रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉन्ड दे दिया, इकोनॉमी से पैसा निकाल लिया। तो ये कुछ दो तरीके होते हैं जिसके जरिए जो है इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका उल्टा करती है जब डिमांड कम होती है सप्लाई से। ठीक है, और जब डिमांड सप्लाई से कम, इसका मतलब क्या है, डिमांड लोग करेंगे, ठीक है, और सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन क्रिएट होता है, यानी कि इकोनॉमी में रिसेशन आता है, जैसा कोविड के टाइम पीरियड में आया था। कोविड में क्यों आया था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग जो है वो डिमांड जो है वो क्या कर रहे थे, कम से कम कर रहे थे, और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर। तो ऐसे केस में एक पॉइंट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट को पता है कि भाई कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, बैंक को बोल के इंटरेस्ट कम करवा दिया, मॉनेटरी पॉलिसी यूज की, जिसके जरिए लोगों को लोन लेना सस्ता पड़े, लोग लोन लेना शुरू कर देंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स जो खरीदे थे वो सेल करना शुरू कर दिए कि काम करो, आप जो है अपना पैसा लो, बॉन्ड हमें वापस कर दो। इस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई और वापस डिमांड होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे डिमांड घटानी थी, यहाँ पे डिमांड बढ़ानी थी। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करके, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करती है। अब यहाँ समझते हैं, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे करती है, अडॉप्टेड इन 2016 विद द एम ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड एंचरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है करती है अडॉप्ट, ये 2016 में अडॉप्ट की गई थी विद द एम ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल बना के रखा जा सके। जैसे कि मैंने इस केस में बताया, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन हो रहा था, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा था, डिफ्लेशन हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी, ताकि प्राइस को स्टेबल रखा जा सके एंड एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सके। दूसरा, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट समझते हैं। तो हेल्प स्टेबलाइज द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको हम लोगों ने स्टेबलाइज कर लिया, कंट्रोल कर लिया थ्रू चैलेंजेस रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड सप्लाई शॉक्स। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहे, किस शेप में, एक तो फूड इन्फ्लेशन की, खाने पीने की चीज़ें जो है वो महंगी हो रही थी। इस चीज़ पे ना मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि हम जो है वो बेसिक नीड्स जो कि सबकी जरूरत है, जो फूड है उस पर भी इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। फूड पे तो कम से कम नहीं पड़ना चाहिए, लग्जरी गुड्स पे पड़े ना पड़े फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो जरूरत की चीज़ें नहीं है, ये जरूरत की चीज़ें हैं, और जरूरत की नहीं, हाईली जरूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ना इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और एंड सप्लाई शॉक्स, कई बार सप्लाई शॉक्स भी हैं चीज़ों को हम करते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा। अब आता है तीसरा जो पॉइंट है रिसेंट डेवलपमेंट का, वो था जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। भाई जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, तो ये भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट का, आपने देखा जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने हाईली इनिशिएटिव्स लिए। 2017 की मेरे को दो हाईली इनिशिएटिव क्या लगे, एक तो पहली बात, यहाँ पे हमारा जो प्लान था 5 ईयर प्लान वो खत्म
खत्म हो रहा था, यानी कि 2017 आखिरी साल था 5 ईयर प्लान का। इसके बाद नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली। इसके अलावा इसी टाइम पे जीएसटी लॉन्च हुआ था, जुलाई 2014 में जो है जीएसटी लॉन्च किया गया। पर्पस क्या था? टू स्ट्रीमलाइन द टैक्स सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। इसका काम क्या था कि भाई हम जो है वो पूरे टैक्स सिस्टम को चेंज कर देंगे और एक यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लेके आएंगे अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के लिए। अब इसको समझते हैं। देखो टैक्सेस दो तरह के होते हैं अगर मेन देखा जाए तो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिस पे लगाया जाए वही भरेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, भाई अब जिसकी इनकम होगी वही तो इनकम टैक्स भरेगा। अब जिसकी इनकम ही नहीं, इनकम टैक्स कहां से भर देगा? तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स कि जिसकी इनकम है वो भरेगा, जो स्लैब के अंदर आता है वो भरेगा। लेकिन कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जिस पे लगाया जाए वो नहीं भर रहा, कोई और भर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जिसने इस मार्कर को बनाया उस प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट टैक्स लगाया, ठीक है, अब वो उस टैक्स को क्या कर देगा? इसके प्राइस में ऐड कर देगा। तो टैक्स किस पे लगाया था? उस बिजनेस में भर कौन रहा है? कंज्यूमर्स, क्योंकि उसने उसके प्राइस में ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे तरह के थे, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, बहुत सी वैट, एक्साइज ड्यूटी, बहुत से तरह के टैक्स थे। उन सब टैक्सेस को खत्म करके ना गवर्नमेंट ने सिर्फ एक टैक्स लगा दिया, वो क्या था? जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी ले आई ताकि एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बनाया जा सके। अब इसका आउटकम क्या हुआ? इंप्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस रेट्स। अब जो टैक्स कंप्लायंस रेट्स है वो थोड़े से क्या हुआ? इंप्रूव हुए एंड एक्सपेंडेड द टैक्स बेस। और टैक्स का बेस जो है क्या होगा? एक्सपेंड हो गया। ठीक है, एलिविएट विद इनिशियल इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ठीक है, और जो भी इनिशियल चैलेंजेस थे टैक्स को लेके वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के जरिए। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो गवर्नमेंट ने 2000 के बाद प्रेजेंट टाइम तक की। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इन चीजों का। उससे पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह का रहा। अब पहले बात किसी की है? पोस्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो जब लिबरलाइजेशन हो गया उस टाइम पीरियड के बाद इंडिया एक्सपीरियंस्ड हायर ग्रोथ रेट्स एवरेजिंग ओवर 6% जीडीपी ग्रोथ एनुअली। यानी कि जब लिबरलाइजेशन होना शुरू हो गया तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया हायर ग्रोथ रेट, वो भी एवरेज कितना? 6% का जीडीपी ग्रोथ एनुअली, यानी कि हर साल जीडीपी ग्रोथ हो रही है 6% के रेट से। इस बात का मतलब मैं तो समझता हूं कि भाई जीडीपी जो है लगातार क्या हो रही है, यानी कि जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 6% से एवरेजली। और ऐसा हुआ भी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में जब हम बात करते हैं जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 1948, उस टाइम पे ऐसी पॉलिसी थी, या फिर 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वहां पे पॉलिसी ऐसी थी कि गवर्नमेंट का हाई रेगुलेशन रहता था इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, फुल कंट्रोल। लेकिन जैसे ही 1991 आया, जब हमारी एलपीजी पॉलिसी आई, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना रेगुलेशन रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अपना कंट्रोल कम कर दिया बिजनेस के ऊपर से। यानी कि हमारी इकोनॉमी बन गई स्टेट कंट्रोल से कैसा? एक तरह से प्राइवेट इकोनॉमी, यानी कि जहां पे सारे डिसीजंस जो हैं वो मार्केट फोर्सेस ले रहे हैं, डिमांड और सप्लाई मिलके। तो वही चीज यहां पे हुई। तो इसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी अच्छी हुई, इंडस्ट्रीज भी काफी तरीके से ग्रो करने लगी। ये सब कब हुआ? जब लिबरलाइजेशन हो चुका था। इसके बाद द आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर इन पर्टिकुलर हैव इमर्ज्ड एज मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही नहीं, जो हमारा आईटी सेक्टर है ना, आईटी और सर्विस सेक्टर, ये काफी इमर्ज होकर आया, इमर्ज एज मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करवाने में हेल्प करी। आज भी हम जानते हैं कि अगर किसी फील्ड ने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी है तो दो ही फील्ड्स हैं। एक तरफ एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर का नुकसान ये है कि एग्रीकल्चर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि पर पर्सन अगर हम इनकम देखें ना एग्रीकल्चर से तो बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वो देखें सर्विस सेक्टर, तो उसने दी है सबसे ज्यादा जॉब, उसके बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा लोग जो है सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हुए और वहां से पैसा कमाना लोगों ने शुरू किया। इंडस्ट्रीज आज भी लैग कर रही हैं। अगर इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से डेवलप हो गई रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से इंडिया जो है वो कम से कम बहुत अच्छा हो जाएगा प्रीवियस टाइम से। मतलब जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी हमारे तीनों सेक्टर वेल डेवलप हो चुके होंगे, और जब तीनों सेक्टर वेल डेवलप होंगे तो हमारी ग्रोथ का लेवल ही चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज भी इंडस्ट्रीज लैग कर रही हैं। अगर इंडस्ट्रीज ने भी सेम हिस्सा कवर कर लिया जितना एग्रीकल्चर ने कवर कर रखा है, जितना सर्विस सेक्टर ने कवर कर रखा है, तो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है? सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट क्या है वो समझते हैं। पहला, इंप्रूवमेंट इन वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस। हमारा जो डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस है, ठीक, उसमें चेंज आए जैसे लिटरेसी रेट, कि लोग जो है पढ़ने लिखने लग गए। ठीक है, आज भी सबको पता होगा कि भाई लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा अच्छा किसका है? वो है केरल का। यानी कि साउथ वाले लोग जो है अभी भी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। ठीक है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो ये भी चेंज हो रही है, ठीक है, लोग जो है वो ज़्यादा जीने लग गए। अब एक रीज़न समझते हैं, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना एक टाइम पे बहुत घटिया थी। किस टाइम पे? जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, सॉरी 20th सेंचुरी की। उसका एक मेन रीज़न था, उसका एक मेन रीज़न ये था कि उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, ताकि लोग जो है, जैसे लोग क्या हो गए, थोड़ी बहुत बीमारी हो गई, लोग मर ही जाते थे उस बीमारी से। क्यों? क्योंकि उनका कोई इलाज करने के लिए नहीं है, उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा। लेकिन अब जो है वो सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी लोग जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। उसका एक मेन रीज़न ये हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट का पोल्यूशन जो है बहुत बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं ना, उसका इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो वो सब चीज़ें हैं, इसलिए जो है हार्ट अटैक वगैरह जल्दी आते हैं, ठीक है, फिर जो बाकी बीमारियां हैं बीपी वगैरह की वो बहुत जल्दी या फिर अर्ली एज में हो रही हैं। उसके मेन रीज़न यही है क्योंकि हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एयर है वो पोल्यूटेड है, वाटर है वो पोल्यूटेड है, खाना है वो पोल्यूटेड है। जब हर एक चीज़ जो है जो हमारी बॉडी से ज़्यादा जरूरी है, अगर हम वही चीज़ नकली चीज़ें कंज्यूम करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म तो होगा ही। तो वो सब कारण बनता है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का। एक वही लॉजिक वाली बात है, भाई मशीन है, आप मशीन में अगर गलत फ्यूल डालोगे तो मशीन भी तो खराब होगी। सेम ऐसा एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी का। जब ह्यूमन बॉडी में हम सब सारी चीज़ें गलत कंज्यूम करेंगे तो उसका फर्क भी किस में दिखता है कि भाई जो हमारा लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। असर एक बार में नहीं दिखता, वो एक टाइम पीरियड आने के बाद दिखता है। एंड पर कैपिटा इनकम भी जो है वो काफ़ी अच्छी होने लग गई थी, ये चीज़ बढ़िया हुई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाउएवर इश्यूज लाइक, लेकिन कुछ इश्यूज रहे जैसे कि रूरल डिस्ट्रेस, ये हमेशा रहा, अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रूरल एरियाज में प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को थोड़ा यहाँ पे काम करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, ये आज भी बहुत बड़ा इशू है, और आज इतना बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि भाई सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या भाई लगातार बढ़ रही है। और कितने लोग होंगे हम, ठीक है, 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। अब इतने लोगों का ठेका थोड़ा उठा रखा है गवर्नमेंट ने। अब तो ना गवर्नमेंट फ्री में वैकेंसी निकाल देगी, लो भाई तुम जॉब करो, फ्री की सैलरी लो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर स्किल मांग रही है, लोग स्किल सीख नहीं रहे हैं, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आज ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये एक प्रॉब्लम है, इसकी बात मैं अभी भी कर ही चुका हूँ, ठीक है। पोज ऑनगोइंग चैलेंजेस, तो ये हमारे ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज, पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ कि रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आज भी रीजन टू रीजन डिफर है, लिटरेसी रेट में, हेल्थ केयर सिस्टम में, इनकम में, हर चीज़ में जो है डिफरेंस है लोगों के बीच में, ठीक है, रीजन टू रीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेड टू अनइवन ग्रोथ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो उसका भी जो ग्रोथ तो हुई, लेकिन अनइवन ग्रोथ हुई अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स, यानी कि अलग रीजन में, ठीक है, अलग स्टेट्स में अलग लेवल है ग्रोथ का, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैव एक्सिबिटेड हायर ग्रोथ रेट्स। जो हमारा सदर्न और वेस्टर्न स्टेट है उसने क्या यहाँ पे देखा, हायर ग्रोथ रेट कंपेयर टू द नॉर्थन एंड ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो हमारा सदर्न और वेस्टर्न स्टेट है वहाँ पे जो है वो नदर्न और ईस्टर्न स्टेट से ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, इन रीजन्स में ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसी को क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। तो ये हमारा था आज का वीडियो, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के और बचे हुए कंसेप्ट्स की आने वाली वीडियो के अंदर, और उम्मीद है आपको इस वीडियो का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस वीडियो को पिछले वाली वीडियो देखने के जस्ट बाद देखना, खासकर उम्मीद है तब तभी देखी होगी क्योंकि पिछली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे चैप्टर का ब्रीफ होता है, ठीक। अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।